वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम परीक्षा अध्ययन 2024 कक्षा जो 10 है एमपी बोर्ड का हिंदी का जो है बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2022 का जो है उसकी एक्सरसाइज इस पार्ट के अंदर हम करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए, हिंदी का क्लास 10th बोर्ड पेपर 2020 है, 3 घंटे का होता है। 80 नंबर्स का ये आपका पेपर होगा। ये सब आपका परीक्षा अध्ययन के अंदर दिया हुआ है। इसके अंदर देखते हैं, ये फाइनल रिवीजन है ताकि आप कम समय में एक बार आप रिवाइज कर सकें। कई चीज़ें समझ में ना आ रही हों वो इसके अंदर मैंने कोशिश की है आपको समझाने के लिए शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में, ताकि फाइनल राउंड में हमारे ये काफ़ी हेल्पफुल हमारे लिए हो सके। पहला है हमारा जो है सही विकल्प चुनिए। ये आते हैं 6 नंबर के। तो इसमें पहला क्वेश्चन है सूर सागर के रचनाकार। हमें ट्रिक से याद करना है, हमें बहुत याद रट्टा इसका जो है रट्टाफिकेशन हमें नहीं करना है। इस चीज़ को हमको जो है ध्यान देना है। तो पहला है सूर सागर के रचनाकार कौन है। तो सूर सागर के रचनाकार सूरदास हैं। सूरदास की और भी कई महत्वपूर्ण जो है इन्होंने जो है ग्रंथ लिखे हैं, जैसे सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती। उसके बाद जैसे है और नांगलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, ये सब कई चीज़ें इन्होंने लिखा हुआ है, तो हमें वो भी ध्यान रखना है। उसके बाद 12 नंबर में देखिए प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो प्रवंचना का मतलब होता है धोखा। प्रपंच ऐसा भी याद कर सकते हैं, प्रपंच में आदमी क्यों फंसता है। जब कोई आदमी धोखा देता है तो वो प्रपंच में फंस जाता है। तो इससे आपने याद कर सकते हैं, ऐसा इसको जो है ट्रिक आप बना के रख लीजिए। उसके बाद करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। शोक। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। जब कोई करुणा होती किसी को तो उसको शोक होता है, शोक या दुख होता है, इससे हमें पता चल जाता है। बाकी और भी मैं जो रस हैं उनके स्थायी भाव हमें याद करने पड़ेंगे। वो घूम घूम के कहीं ना कहीं से जो है वो बार बार वो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको हम देखते हैं। चलिए, यहाँ पर जो है देखिए क्रम संख्याएं हैं, रस और स्थायी भाव दिया हुआ है। तो स्थायी भाव के अंदर आपको याद रखना है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, हास्य का जो है हास, करुण का है शोक, रौद्र का है क्रोध, वीर का है उत्साह, भयानक का है भय और विभत्स का है जिगुप्सा, अद्भुत का विस्मय। यहाँ से आप देख सकते हैं, भयानक का है भय, विभत्स का है जिगुप्सा, अद्भुत का है विस्मय, शांत का है निर्वेद और वात्सल्य का है वत्सल का है वात्सल्य। तो 10 तरह के जो रस हैं हमारी इसमें, तो इनके बारे में जो है इसमें ये आप इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इन्हीं से जो है हर बार ये क्वेश्चन आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप ध्यान से आप देख सकते हैं। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा लगवा दी गई। तो किसने लगवाया है, प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा जो है लगवा दी गई। उसके बाद दशानन में कौन सा समास है। तो दशानन में बहुब्रीहि समास है। दशानन, दशानन का जब किसी यहाँ पर कोई शब्द दिया हो इसका अर्थ कुछ और हो तो हम उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास के अंदर देखिए दशानन बोलते हैं रावण को, इसलिए बहुब्रीहि समास होगा। उसके बाद भोलानाथ का असली नाम क्या था। तो भोलानाथ को जो है तारकेश्वर नाथ था। ठीक है, तो भोलानाथ तारकेश्वर नाथ, इसमें नाथ यहाँ भी लास्ट में देखिए, यहाँ भी नाथ नाथ दोनों में है। उसके बाद भोला कैसा है, भोला तारे कैसे होते हैं, भोले होते हैं, तो इससे ऐसे याद कर सकते हैं आप कि तारे भोले होते हैं, तो तारकेश्वर नाथ, ऐसे हमें याद हो सकता है। इसके बाद सही जोड़ी वाले शब्द हैं संस्कृति। संस्कृति का देखिए, संस्कृति का आपका जो है संस्कृत नाम जो चैप्टर है इसको लिखा है भरत भंदत आनंद कौशल्यायन। ठीक है, तो जो कौशल्या जी थी, भरत जैसे भदत से भरत आप कर सकते हो, तो ये लोगों को संस्कृति को जो है बहुत इज्जत करते थे और आनंद पूर्वक रहते थे। तो ऐसा करके भंदत आनंद कौशल्यायन ऐसा करके याद कर सकते हैं आप ट्रिक से। उसके बाद कन्यादान, कन्यादान में आपका हो जाएगा ऋतु राज। तो जो कन्या का दान किया जाता है, जो शादी ब्याह होते हैं वो ऋतुओं के हिसाब से होता है कि बारिश में बहुत कम शादियाँ होती हैं, आप देखेंगे जिस तो ये जो है ऋतुओं के हिसाब से जो है ठंड के मौसम में या कुछ ऐसे मौसम होते हैं जो है उनमें तो ऋतु का ध्यान रखा जाता है। तो कन्यादान को आप ऋतुराज इनके जो है कवि हैं उसको आप जो है
इससे याद कर सकते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, अब इसके रचनाकार जो हैं आपका जो है अज्ञेय जी हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, तो जिसका पता ही नहीं है, जिसका कोई ज्ञान ही ना हो कि कौन लिखा है, तो उसे हम अज्ञेय बोलते हैं। तो मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय। अधिक बोलने वाला, जो ज़्यादा बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। ज़्यादा बोलने वाला वाचाल, इसको आपको एक याद रखना पड़ेगा। उसके बाद प्रत्येक चरण में जब 16-16 मात्राएं होती हैं तो उसे हम बोलते हैं चौपाई छंद। इसके बारे में बताऊंगा भी। और नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये एक लोकोक्तियाँ हैं। मतलब नाचना तो आता नहीं है और बोल रहे हैं कि आंगन ही टेढ़ा है। तो जब इस तरह के जो है सेंटेंस आते हैं तो उन्हें हम जो है बोलते हैं लोकोक्तियाँ। लोगों की जो है उक्तियाँ होती हैं। उसके बाद हमारा जो है, एक बार हम चौपाई छंद में देख लेते हैं कि कैसे 16-16 मात्राएं होती हैं। अब चौपाई के बारे में देखिए, चौपाई क्या है, एक सममात्रिक छंद है। दूसरा पॉइंट, इसमें 4 चरण होते हैं। कैसे, इसमें जो है 4 चरण होते हैं, वो अभी बताऊंगा मैं आपको। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जो है जगड़ अथवा तगड़ का प्रयोग नहीं होना चाहिए और अंतिम 2 वर्ण गुरु और लघु नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 16-16 मात्राएं किस तरह होती हैं। मधुवन में ऋतुराज समाया। अब मधुवन देखिए, जो छोटे छोटे ये लघु वर्ड होते हैं, इनमें हम इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन ऐसा खींचते हैं, और जिसमें में जो बड़े शब्द होते हैं उसमें एस की तरह जो है हम जो है इसमें गुरु जो है, गुरु के लिए अपना इस तरह का साइन बनाया जाता है। तो इनको आप काउंट कर सकते हैं। री के लिए 1 होता है, तू के लिए ये, और रा के लिए 2, जा के लिए 1, ये बड़ा माँ है तो 2, या है तो इसके लिए 2। तो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 मात्राएं हैं। लास्ट में आई ये इस तरह का 1, 2, 1 इस तरह नहीं होना चाहिए, इसमें कहीं भी नहीं है, और इस तरह का नहीं होना चाहिए। और अंतिम 2 वर्ण गुरु और लघु नहीं होने चाहिए, मतलब ये एस की तरह जो है, और एक तो 2 और 1 का इनका समायोजन नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक आपको चौपाई जो है ईजीवी में समझ में आई होगी। आपको जो है रटना नहीं है, यहाँ पर सीखना है। इसलिए मैंने ये जो है ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम के टाइम पर जो है, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके, और ये आती हैं। आई होप जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, क्या ये बात सही है? ये सत्य है आपका। तो इसमें आपको ना सत्य लिख देना है। फिर मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है, तो ये असत्य है। ये कैसा है? असत्य है। क्यों है? यमक अलंकार की परिभाषा यही होती है, जब किसी शब्द की जो है बार बार आवृत्ति होती है तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। एक बार हम यमक अलंकार की जो है परिभाषा भी हम इसमें देख लेते हैं कि यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है। देखिए यमक अलंकार के अंदर क्या होता है, जब एक ही वाक्य, जिस वाक्य में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है लेकिन हर बार उसका शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, उसे यमक अलंकार कहा जाता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौरा जग, या पाए बौरा। ये मैंने गूगल से लिया है, आपका फ़ायदा इससे होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए एग्जाम के टाइम में। इसीलिए मैंने जो है आपके लिए हेल्पिंग चीज़ें की, ताकि हम रटे नहीं, हमें समझ में आ जाए। यदि हमें अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आता है तो हमें ये, इससे हमें इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कनक कनक आया है। एक बार कनक जो है, एक यहाँ पर एक कनक शब्द का जो है एक सोने के लिए भी यूज किया गया है। उसके बाद एक जो है कनक का जो है शब्द का उपयोग धतूरे के लिए यूज किया गया है। तो धतूरे को खा के जो है संसार बौरा जाता है, पागल हो जाता है। तो इस तरह कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो ये आपको एग्जाम्पल, इसका जो है उदाहरण याद रखना है। चलिए इसके अंदर यमक अलंकार की परिभाषा देखिए। जिस वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है लेकिन हर बार उसका शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, उसे यमक अलंकार कहा जाता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग, या पाए बरात। यहाँ पर देखिए कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक जगह सोने के लिए यूज किया गया है और एक जगह सोना मतलब गोल्ड, और एक जगह जो इसको धतूरे के लिए यूज किया गया है।
तो यहाँ पर जो है ये है यमक अलंकार की जो है डेफिनेशन आपको आती थी, समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद 7 नंबर छूट गया था, भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृतिक भाषा में देते थे, तो ये भी सत्य है। प्राकृत भाषा जो है पहले ये लैंग्वेज जो चलती थी प्राकृतिक भाषा, तो ये भगवान जो है शाक्य मुनि और अपना जो है धर्म का उपदेश इसी प्राकृत भाषा में दिया करते थे। उसके बाद नेक्स्ट है, मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है, मृदंग एक वाद्य यंत्र है। एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, तो एलिजाबेथ द्वितीय जो है जापान की रानी नहीं थी, ये है असत्य है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर से एक बार देखते हैं जल्दी, यहीं का यहीं याद हो जाएगा। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, सही है। मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में एलम का अलंकार है क्या? नहीं है। भगवान शाक्य मुनि वाले में ये सही है। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, सही है। मृदंग एक वाद्य यंत्र है, सही है। एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, ये गलत है। उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर देखिए, दुख ना चांद, दुख है ना चांद खिला डैश रात आने पर, तो ये क्या है? शरद। शरद आपको यहाँ ये याद होना चाहिए। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका स्वयं प्रकाश जी का जन्म जो है इंदौर शहर में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि कहाँ है? बेल्जियम के अंदर है, बेल्जियम नामक देश में इनकी जो है फादर कामिल बुल्के है ना की जन्मभूमि। तो यहाँ पर देखिए आधा लाया है, यहाँ भी आधा लाया है, तो इस चीज़ से आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म, तो भंडारी भंडार है, भानपुर में क्या है? भंडार है, तो ऐसा याद कर लीजिए। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म भानपुरा, जो भानपुरा का है ये मंदसौर जिले के अंदर ये है। मंदसौर जिले के अंदर, मंदसौर जो एमपी में है, वहाँ पर ये गांव भानपुरा नामक गांव वहाँ पर है। उसके बाद 16 छतों वाला घर रचना डैश की है, तो 16 छतों वाला घर ये किसकी रचना है? तो ये कमलेश्वर जी की रचना है। कैसे? छतों में जब घर आदमी छत बनाता है तो उसमें क्या लगाने पड़ते हैं? छत तक पहुंचने के लिए कॉलम लगाने पड़ते हैं, तो आपको कॉलम नामक शब्द से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। आपको मैं इजी वे में समझा रहा हूँ ताकि हमें रटने ही तुरंत एग्जाम में हमें जो है थोड़ा सा हमें रिमाइंड हो जाए। तो कॉलम से कमलेश्वर, तो 16 छात्रों वाला घर रचना जो है कमलेश्वर। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसका किसी का नाम या कुछ ऐसा मेरा बिगाड़ने का कोई ऐसा तथ्य नहीं है, सिर्फ हम अपने याद करने के लिए, ताकि हम अच्छे नंबर सिक्योर कर सकें। समास डैश प्रकार के होते हैं, तो समास कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। उसके बाद सोरठा छंद में डैश चरण होते हैं, तो सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि बार बार इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए समास का परिभाषा क्या है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, किसी चीज़ को छोटे रूप में लिखना। इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा। आप याद भी कर सकते हैं, डेफिनेशन आती है, अर्थात जब या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्दों को हम समास कहते हैं। समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4 5 6 भेद होते हैं। अब वैभाव समास, उसके बाद है तत्पुरुष समास, उसके बाद कर्मधारय समास, द्विग समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीय समास। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको जो है याद भी कर सकते हैं, समास क्या है, समास की जो भेद क्या है। नेक्स्ट इसमें आया था सोरठा। सोरठा के बारे में देखिए, सोरठा जो है अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण। कैसे? ये कॉमा से ऐसे अलग होते हैं, तो 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे निजमन मकुर सुधार श्री गुरुचरण सरोज रज, जो दायक फल चार बरनहु रघुवर विमल जसा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लघु लघु दोनों लघु हैं, फिर दोनों लघु हैं, यहाँ पर तीनों लघु हैं, और यहाँ पर लघु और गुरु और ये, तो इनको गिन लीजिए आप, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इस तरह से इसमें आपको याद रखना है कि पहले और जो है पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो सोरठा का जो है, आई थिंक आपको सोरठा समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं
एक शब्द में उत्तर दीजिए। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा? तो भगवान शंकर का धनुष भगवान राम ने तोड़ा। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है? तो किस ऋतु में आभा अट नहीं रही है? जैसे संत लोग किसी चीज़ से अटते नहीं, वो डरते नहीं, तो आपको वसंत याद रखना है। तो संत लोग किसी चीज़ से अटते नहीं मतलब डरते नहीं, तो वसंत से अट, तो अट वाले में वसंत आप लिख देना है। उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, कितने अंग हैं? 4 अंग होते हैं। उसके बाद खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, में कौन सा रस है? तो खूब लड़ी मर्दानी, मर्द वही होगा जो वीर होगा, तो वीर रस इससे आप याद रख लेंगे। जो सबसे कम समय, जो कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं? तो ये किसमें कहा गया है? ये आपके पाठ में, ये सभ्यता और संस्कृति, ये सभ्यता और संस्कृति कहा गया है इनको। उसके बाद जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया है? तो जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था। तो परमाणु बम आपका जो है, इसको याद रखना है। अब चला जाए किस प्रकार का वाच्य है? तो भाववाच्य है, भाववाच्य है। तो यहाँ तक मैं जो है क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने इसको कंप्लीट करा है। आपको कैसा लगा है आपने जो है इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजना है। इससे पहले जो है मैं 2022-2023 का जो है ये पूरे सेट आपके लिए बना के मैं रेडी कर दूंगा। पार्ट वाइज आपको मिल जाएगा और आप इसको ये देखेंगे तो आपको इसने से ही आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई जरूर देना है। थैंक यू वेरी मच।